इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर्स के प्रॉपर इंट्रोडक्शन का। तो इसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले देख लेते हैं, जो आसान चीज़ें हैं। आज हमने देखना है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज डाटा एंड हाउ इट इज प्रोसेस्ड। डाटा क्या है और उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर किन किन फील्ड्स में यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर की क्या खसूसियात हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का जिक्र करेंगे, किस तरीके से फर्स्ट कंप्यूटर था हमारे पास और किस तरह उसके अंदर चेंजेस आती गई, और आज का हमारे पास लेटेस्ट कंप्यूटर किस तरह है। फिर हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर की किस तरीके से जनरेशन्स चेंज हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर का जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका मतलब टू कंप्यूट, यानी कि चीजों को जो है मुहैया करना, जो सिंपल इसका मीनिंग बनता है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन आप जितनी मर्जी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से इसमें अब तीन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो जौन सी मर्जी आप इसमें से आप कर सकते हैं। इसमें बस समझने वाला है कि वो क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन में। व्हाट इज कंप्यूटर? A computer is a machine that manipulates data according to a list of instructions. कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कि डाटा को इस तरीके से मैनिपुलेट करती है, चेंज करती है, जो कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होता है। हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, सारा कंप्यूटर में हमने इंस्ट्रक्शंस डाली होती हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही कंप्यूटर काम करता है। उसी तरीके से वो जो हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के मुताबिक वो डाटा की प्रोसेसिंग करता है, उसे मैनिपुलेट करता है। एक तो है ये डेफिनेशन। इसके अलावा है कंप्यूटर इज अ डिवाइस केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस एंड मेकिंग लॉजिकल डिसीजंस एट स्पीड मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स कैन। कंप्यूटर का हमें क्या फायदा है कि ये चीजों को मैयर तो करेगा, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी उसको अगर आप कंपेयर करेंगे ह्यूमन की स्पीड के साथ, तो उसमें वो मिलियन या बिलियन टाइम में जो है वो फास्टर काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या डेफिनेशन है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, जिसे हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे। द आउटपुट which comes after processing data through computer is known as information। जो आउटपुट कंप्यूटर से निकलती है आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले आपने जो अपना कॉन्सेप्ट है ना उसे क्लियर करना है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। सो डाटा, डाटा वो कह रहा है डाटा क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। द रॉ मींस अनप्रिपेयर्ड और अनप्रोसेस्ड। डाटा कहता है हमारे पास ये कलेक्शन होती है रॉ फैक्ट्स की, फिगर्स की या सिंबल्स की। डाटा का कोई भी मीनिंग नहीं होता, इसके हमें मतलब समझ नहीं आता। ये बिल्कुल हमारे पास एक खाम चीज होती है, बिल्कुल एक रॉ चीज होती है, जिसे आपने किसी भी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होता, आपने उसके अंदर कोई भी जो है प्रोसेसिंग नहीं की होती, तो उससे जो है वो डाटा हम कहते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। डाटा में हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। किसी भी किस्म का जो डाटा हमारे पास हो सकता है। एग्जाम्पल वो दे रहा है, अ लिस्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स शोइंग स्टूडेंट रोल नंबर्स, नेम्स, obtained marks is an example of students data। आपके पास एक लिस्ट है, उसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है और उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। तो वो आपके पास जो लिस्ट है ना वो आपके पास एक डाटा है। सो डाटा इज एन इनपुट फॉर कंप्यूटर। इनपुट का आपको पता है, इनपुट ऐसी चीज है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, और आउटपुट ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करेगा। हम कंप्यूटर को देंगे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसकी प्रोसेसिंग वो करेगा अकॉर्डिंग टू आवर गिवन इंस्ट्रक्शंस। जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, जब डाटा प्रोसेस हो जाएगा, तो जो हमें वापस आउटपुट में मिलेगा वो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। सो डाटा इनपुट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट होती है। डाटा इज मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस। डाटा का कोई भी मतलब है हमें समझ नहीं आता। जबकि जो इंफॉर्मेशन है, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डाटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग्स। अब जो इंफॉर्मेशन है यानी कि प्रोसेस्ड डाटा है, उसका क्लियर कट मीनिंग भी होता है, उसका प्रॉपर आपको समझ भी आती है।
So information is an output from computer. Information is meaningful and valuable. दोनों का कंपैरिजन करना। डाटा आपने देखा था, रफ फ्रैक्शन फिगर्स से उनकी कोई समझ नहीं आ रही थी, वो इनपुट था। बिल्कुल उसके बरअक्स है कि जब आपने उसकी प्रोसेसिंग कर लिया, जब उसका मीनिंग निकला है, वो एक आउटपुट के तौर पर एक्ट कर रहा है, वो आपके पास एक वैल्यूएबल चीज हो गई है, तब वो आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन बन गया। तो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की चीज है। अब इस एग्जांपल से आपको तमाम ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या है। अब ये देखें, वो कह रहा है डाटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैक्ट और आइडिया। इट कैन बी नंबर, वर्ड, पिक्चर और साउंड। ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पे ना इसका कोई सीक्वेंस जैसी चीजें लिखी तो है, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं आएगी। लिखा हुआ है 3547, अहमद लिखा हुआ है, सिटी का नाम लिखा हुआ है और मलेशिया लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं आ रही। ये आपके लिए डाटा है। जब डाटा की आप प्रोसेसिंग करेंगे, ये देखिए आगे उसकी प्रोसेसिंग होगी तो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अब बकायदा हमें पता चल रहा है कि उसका रोल नंबर जो है वो है 3547। उसका नेम अहमद है, उसकी सिटी ये है, उसकी कंट्री जो है वो मलेशिया है। तो डाटा जो आपके पास था उसकी आपको मीनिंगलेस थी, उसकी आपको समझ नहीं आ रही थी। जब आपने डाटा की प्रोसेसिंग की, सो प्रोसेस्ड डाटा जो था वो इंफॉर्मेशन बन गया। सो इंफॉर्मेशन में आपको एक सीक्वेंस मिल गया। इंफॉर्मेशन आपके लिए वो थी, वो एक मीनिंगफुल चीज थी, आपको चीज की समझ भी आ गई। आपको पता चल गया कि ये जो 3547 है, ये उसका रोल नंबर है। अहमद उसका नाम है, ये उसकी सिटी का नाम है, ये उसकी कंट्री का नाम है। Information is data that has been organized or presented in a meaningful manner. तो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसे एक हम मीनिंगफुल उसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास एक मिल जाती है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट इज द डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग हमने किस तरीके से करनी है कि हमारे पास वो जो है इंफॉर्मेशन बन जाए। द कन्वर्शन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा को जब हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है डाटा प्रोसेसिंग। डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। These operations may include arithmetic, data sorting and data processing. तो कह रहे हैं अब जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन हम कर सकते हैं डाटा के ऊपर कि हमारे पास वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जाए। उसमें वो कह रहा हो सकता है अरिथमेटिक ऑपरेशन आप कर लें, आप डाटा सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इस जो स्टेप्स से हैं आप कोई भी से चूज कर लें, तो उसके जरिए जो आपके पास है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए डाटा था, डाटा ने इनपुट के तौर पर एक्ट किया, आपने कंप्यूटर को डाटा दिया, डाटा की हुई प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट हो गई तो कंप्यूटर ने आपको आउटपुट के तौर पर एक मीनिंगफुल, वैल्यूएबल, समझी जाने वाली चीज दी, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। अब हम देखते हैं कि हम जो है डाटा को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, उसके लेवल्स कौन से, उसके मेथड्स कौन से हैं। सो डाटा प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। फर्स्ट वन इज द मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, सेकंड वन इज द मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये 3 तरह के मेथड्स हैं। आप मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, आप मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में हम किस तरीके से जो है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। सो इन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग डाटा इज प्रोसीड मैनुअली विदाउट यूजिंग एनी मशीन और टूल्स। नाम से जाहिर है मैनुअल कि जो हमने काम करना है हमें खुद ब खुद ही करना पड़ना है, सारा मैनुअली हमें काम करना पड़ना है। तो इसमें जो है आप कोई मशीन या टूल यूज नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास जो काम होगा ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपके लिए मुश्किल भी होगा, क्योंकि आप ये सारा काम जो है मैनुअली कर रहे हैं। All types of calculations and other operations are performed by human beings। सारे का सारा काम जो है ना वो आपको खुद ब खुद करना पड़ना है, ह्यूमन बीइंग को करना पड़ना है। मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे? इन मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग डाटा इज प्रोसीड बाय डिफरेंट टूल्स लाइक पास्कल्स, कैलकुलेटर और अदर मैकेनिकल डिवाइसेस। अब इसमें हमारे पास जो है वो मैकेनिकल डिवाइस का यूज आ जाएगा। तो मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग में हम किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ये मेथड जो है ये जो मैनुअल से उससे फास्टर है, ये उससे ज्यादा एक्यूरेट भी है। दिस मेथड इज फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन इन मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। अब थर्ड वन जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डाटा इज प्रोसीड थ्रू ए कंप्यूटर। Data and set of instructions are given to computer as input. The computer automatically processes the data according to given sets of instructions.
दिस मेथड इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। अब आप लेट कर सकते सपोज कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के इरा में रह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास अब लेटेस्ट जो है वो डाटा प्रोसेसिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक सारा काम होता है। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, आराम से उनसे डाटा हम उसे देते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस हमने फीड की होती हैं, तो डाटा हम उसे इनपुट के तौर पर देते हैं, कंप्यूटर उसको सारा इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करते हुए उसकी प्रोसेसिंग करते हुए हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर दे देता है। ये मेथड जो है ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एक्यूरेट है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का पहले हम डिस्कस करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर आर स्पीड, रिलायबिलिटी, मेमोरी कैपेसिटी, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, फंक्शनैलिटी, टायरलेसनेस। तो ये तमाम जो खसूसियात है कंप्यूटर में पाई जाती है, उसकी स्पीड ज्यादा है, वो रिलायबल ज्यादा है, उसकी मेमोरी ज्यादा है, वो एक्यूरेट ज्यादा है, उसकी ऑटोमेशन है, उसको फंक्शनैलिटी उसकी काफी अच्छी है, वो टायरलेसनेस है, उसे जो है थकावट नहीं होती। So speed. Computer process the data at an unimaginable speed. The speed of the computer ranges up to nanoseconds. ये जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। हम अगर एक काम करेंगे तो उसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड वही काम अगर कंप्यूटर करता है तो वो बहुत ही ज्यादा जो है ज्यादा स्पीड्स के साथ नैनो सेकंड पे वो जो है वो कर सकता है। रिलायबिलिटी ज्यादा है, इसमें जो एरर के चांसेस है वो कम है। The next important characteristic of a computer is its reliability. We can always rely on the information given by a computer कि हम rely करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कैलकुलेटर को यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आपको पता है कि 5+5 करूंगा तो 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा। सो आपको उसके ऊपर पूरा श्योर है आपके कंप्यूटर मुझे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज एन आउटपुट वो रिलायबल है। मेमोरी कैपेसिटी, इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है। मेमोरी कैपेसिटी कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि जो मेमोरी है वो किस यूनिट्स में वो हमारे पास है वो स्टोर होती है। तो सिर्फ बिट्स है और हमारे पास ये बाइट्स हैं, तो इनमें जो हमारे पास मेमोरी स्टोर होती है ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड रिट्रीव्ड। आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं बल्कि जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसे उससे हासिल भी कर सकते हैं। मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर रेंजेस इन गीगाबाइट्स। तो कह रहा है कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो गीगाबाइट्स में हो सकती है। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी हाई, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी इन लेस टाइम। कम टाइम में भी हमारे पास जो है इसकी एक्यूरेसी है बहुत ही अच्छी आती है। Automation. A computer allows automation for any process designed in the form of a program. A program can be executed any number of times to repeat the process. ऑटोमेटेड काम हो जाता है, आप एक बार एक प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद आप उसमें जितनी बार मर्जी फंक्शन कर लें तो वो आपके पास जो आपका काम है वो आसानी से कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका वो काम है वो इजीली हो जाएगा। वो हर बार जो है वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक प्रोग्राम को डिजाइन करें उसे इस तरीके से करें कि उसका एज एन ऑटोमेशन वो एक्ट कर रहा हो। फंक्शनैलिटी उसकी अच्छी है, टायरलेसनेस है। फंक्शनैलिटी में क्या है जी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म्स मैनी काइंड्स ऑफ जॉब्स। इट नॉट ओनली प्रोसेस द डाटा बट आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर प्लेइंग म्यूजिक, मूवीज एंड प्रिंटिंग जॉब्स। उसके डिफरेंट आप फंक्शंस ले सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन जो है वो हर किस्म की फील्ड्स में पाई जाती हैं। टायरलेसनेस उसे कंप्यूटर है वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, वो थकता नहीं है। इंसान जो है अगर सारा दिन काम करता रहेगा जॉब पे जाएगा तो वो थक जाएगा। कंप्यूटर का जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक सोर्स दिए रखें तो वो थकेगा नहीं, आप जितना मर्जी से काम है वो आप ले सकते हैं। आज के दौर में तो कंप्यूटर का जो यूज है वो हर फील्ड में है। ये देखें कितनी फील्ड्स को शो किया हुआ है, हर फील्ड में कंप्यूटर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अब कंप्यूटर के बगैर आपका किसी भी फील्ड में जो है वो गुजारा नहीं है। आपके लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। अब मैं ऑनलाइन एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो वो मैं कंप्यूटर के ऊपर कर रहा हूँ। आप लेक्चर ले रहे हैं तो वो आपने भी कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस पकड़ी हुई है। तो यानी कि आज के दौर की बहुत एक इंटेग्रल पार्ट जो है इंटेग्रल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का, कि इसके बगैर जो हमारा गुजारा है वो मुमकिन नहीं है। साइंस में इसका यूज है, गवर्नमेंट जो अदारे हैं उनमें इसका यूज है, हेल्थ एंड मेडिकल में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रोबोटिक्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पब्लिशिंग, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस। तो सारों में जो है इसका जो है कंप्यूटर का यूज हो रहा है। यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम। होम पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? होम बजट बनाने के लिए, कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, वर्किंग फ्रॉम होम के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, चैटिंग के लिए। एजुकेशन में क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग होती है, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन होती है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूज करते हैं।
तो ये तो बातें ही बस आपने रीड कर लेना, समझने वाला इसमें कुछ नहीं है। तो इन इंडस्ट्री में क्या यूज करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, डिजाइन सिस्टम्स, मशीनरी स्टेटस एंड रनिंग के लिए। बिजनेस में क्या है, मार्केटिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, बैंक्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। मेडिकल फील्ड में क्या है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए यूज होता है, रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए। तो ये चीजें हैं जो उसके यूजेस हैं। अब जो है समझने वाली जो है चीज, वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री में आपको बाद में करवाता हूँ, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? The term generation indicates the type of technology used in the computer construction. अभी हम ना देखेंगे 5 किस्म की जनरेशन, 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो हर जो जनरेशन होगी उसमें हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। तो इनका आपने एक ना टेबुलेटेड फॉर्म में जो है इसका आपने डिफरेंस याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन में सेकंड, अगर फर्स्ट जनरेशन को कंपेयर करें सेकंड से, उसमें क्या फर्क आ रहा है, थर्ड से कंपेयर करें उसके साथ क्या फर्क आ रहा है। जैसे आप टेबुलेटेड फॉर्म में अगर जनरेशन कंप्यूटर्स को करते हैं तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जनरेशन से मुराद है कि हमारे पास जो कंप्यूटर का एक जनरेशन है उसमें कौन सी किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एज न्यू टेक्नोलॉजी वाज इमर्जिंग इट वाज बीइंग यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कंप्यूटर्स। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पास एक नई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बन जाती है। The new technology improves the speed, accuracy and storage capacity of computer। जब भी कोई नई जनरेशन आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस वक्त हमारे पास कॉमनली 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। Therefore, computers can be divided into 5 generations। फर्स्ट जनरेशन, ये आपने टाइम पीरियड देख लेना। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो रही है 1942 से लेकर 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इस टाइम पीरियड के दौरान यूज हुए थे, 1942 से लेकर 1955, ये उसका टाइम ड्यूरेशन है। अब इसमें देखिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। अब आपने याद कर लेना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। उसमें क्या था, लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, बिल्कुल कम थी। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। ये भी आपने याद कर लेना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुई थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लिमिटेड उसमें स्पेस थी, और उसमें जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। स्लो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, लेकिन अब इतना पुराना फर्स्ट जनरेशन है तो उसे आप अगर कंपेयर करेंगे लेटेस्ट के साथ तो वो तो बहुत ही स्लो होगा। तो उसमें स्लो डाटा प्रोसेसिंग थी। हीट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स से उसमें हीट ज्यादा हो जाता था। आपके पास लार्ज साइज ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, इसके लिए इसका जो साइज था वो भी काफी लार्ज था। इससे मतलब कि आप कह लें कि आप पूरे कमरे में आपसे ना, कमरे जितना आपके पास एक कंप्यूटर होगा, तो उसमें जो उसका साइज है वो उसका साइज काफी ज्यादा था कंप्यूटर्स का फर्स्ट जनरेशन। कॉस्टली बहुत ही महंगे थे तब के लिए, और उनकी रिलायबिलिटी भी वो थी, वो कम थी। मैग्नेटिक ड्रम्स को हमने मेमोरी के लिए यूज किया था। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसे आपने अभी याद कर लेना है उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई है, स्टोरेज कैपेसिटी उसमें कम थी, मशीन लैंग्वेज उसमें यूज हुई थी, उसकी डाटा प्रोसेसिंग स्पीड कम थी, उसमें हीट और मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था, उसका साइज था कंप्यूटर का वो काफी लार्ज था, वो हमारे पास बहुत ही महंगा था, उसकी रिलायबिलिटी भी थी वो कम थी। इसके अलावा हमने मेमोरी के लिए उसमें मैग्नेटिक ड्रम्स को यूटिलाइज किया था। एग्जाम्पल्स भी आपने याद कर लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसके अलावा यूनिवैक है हमारे पास, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, मार्क 1 कंप्यूटर। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बाद आई। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1955 से लेकर 1964 के दौरान सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज हुई। इसमें हमने जी थोड़ी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी चेंज हो गई, तो हमने उसका जो जनरेशन है वो भी चेंज कर ली कि वो फर्स्ट थे हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बन गई। इसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसमें जो लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। ये रिलायबल था और एनर्जी एफिशिएंट भी था। अगर अगर हम इसे कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन के साथ,
इसमें स्टोर टू प्रोग्राम का जो कंसेप्ट था वो मर्ज हुआ। ये लेस कॉस्टली था। इसमें इनपुट और आउटपुट वो फास्टर थी। इसमें जो था हीट का जो इशू आ रहा था फर्स्ट जनरेशन में, उसे भी किसी हद तक सोल्व कर लिया गया था। मैग्नेटिक कोड को हमने मेमोरी के तौर पर यूज किया। तो देखा आपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या चीजें थी, और उसमें ड्रॉबैक्स कौन से थे। और सेकंड जनरेशन में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो उसके ड्रॉबैक्स थे उसे हमने सोल्व करने की कोशिश की। जैसा कि हीट का इशू था, हमने उसे सोल्व करने की कोशिश की। वो स्लो था, कम रिलायबल था, तो हमने उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की। हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, हमने असेंबली लैंग्वेजेस का यूज किया, हमने उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसे हमने कम करने की कोशिश की। मेमोरी के लिए हमने मैग्नेटिक कोड का यूज किया। सो इसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। IBM 1620, IBM 1401, IBM 7 और 94, CDC 160। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स, तो इनको भी आपने याद कर लेना। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर शो किया और जो कि IBM ने डेवलप किया था। तो इसे आप कंपेयर करिए, हाँ जो लेटेस्ट जनरेशन आज जो आप यूज कर रहे हैं वो इतने छोटे कंप्यूटर्स हैं, और शुरू में देखें कितने ये बड़े साइज के कंप्यूटर्स थे वो यूज हो रहे थे। अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन यूज हुई थी 1964 से लेकर 1975 के दौरान। इसमें हमने किस चीज का यूज किया, इसमें हमने यूज किया आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया, जो कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाना शुरू कर दिया था। जब आईसीज का यूज आया तो एक नई टेक्नोलॉजी से उससे हमें फिर फायदे भी काफी ज्यादा हुए। इसलिए देखना इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें अब क्या होता है कि हम ना एक कम स्पेस के ऊपर ना ज्यादा से ज्यादा आईसीज लगा सकते हैं। तो कम स्पेस के ऊपर जितने ज्यादा वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे उतनी वो अच्छी प्रोसेसिंग कर सकेंगे। तो उसका हमें यही फायदा होगा कि वो फास्टर होगा, हमारे पास स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड चीपर देन द प्रीवियस जनरेशन। जो कंप्यूटर होगा वो फास्टर होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, ज्यादा रिलायबल होगा और सस्ता भी होगा। यूज एक्सटेंसिवली हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पास्कल। अब इसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया थर्ड जनरेशन में, लाइक पास्कल। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गई। इससे पहले जो हमारे पास है वो देखें ना कितने वो कॉस्टली थे, और हमारे पास एक कमर्शियल उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। थर्ड जनरेशन पे आके हमने उसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी। इसमें हमने मैग्नेटिक डिस्क को स्टोरेज के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। इसमें अब एग्जांपल्स कौन सी हैं, IBM 370, IBM 360, यूनिवैक 1108, यूनिवैक 9000। तो ये हमारे पास है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन 1975 से स्टार्ट हो गई और अभी तक ये यूज हो रही है अप टिल नाउ। इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना शुरू कर दिया। use microprocessor very large scale integration circuits, VLSI circuits। या नाम याद कर लेना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स। ये VLSI सर्किट्स का आपने यूज किया था, माइक्रो प्रोसेसर्स का आपने यूज किया था। इन्वेंशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, यहाँ से ही जो था वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स की इन्वेंशन स्टार्ट हो गई। इसी तरह हमें पर्सनल कंप्यूटर जिसे आप पीसी कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में। सेमीकंडक्टर मेमोरी को यूज किया गया। इसके लिए हमारे पास कोई एक्सटर्नल कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रही। एग्जांपल्स, एप्पल सीरीज, IBM पीसी, माइक्रो कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, VLSI सर्किट्स का यूज किया, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स की इन्वेंशन हो गई, पर्सनल कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी को यूज किया गया। नो एक्सटर्नल कूलिंग रिक्वायर्ड, हमें कोई एक्सटर्नल कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमारे पास खत्म हो गई थी। इसमें एग्जांपल कौन सी है, एप्पल सीरीज एंड IBM पीसी। ये उसकी आप फिगर देख सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास ये लास्ट जनरेशन है, ये स्टार्ट हुई थी 1980 से और ये अभी तक जो है वो यूज में है। फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से स्टार्ट हुई और आज तक ये यूज में है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई है। इसमें यूज किया गया अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, ULSI, विच हमने वेरी लार्ज स्केल का जिक्र किया। यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया।
यूज सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी ग्रेटली इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। इसमें हमने सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिससे हमारे पास जो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो था वो काफी ज्यादा जो है इम्प्रूव हो गया। ये पावरफुल था। ये जो कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन का चीप, सस्ता था और इजी टू यूज था। इसे आप आसानी से यूज कर सकते थे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन पे आके जो है ना, आपके पास एआई का कॉन्सेप्ट है। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन में आके आपके पास इतनी कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस आ चुकी थी कि आप उसे कह सकते थे कि अब ये एक ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास जो है वो एक आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो खुद ब खुद ही आप ना उनके एल्गोरिथम इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि वो उनमें एक ना इंटेलिजेंस का फैक्टर आ जाता है। अब ह्यूमंस है वो एक इंटेलिजेंट एक क्रिएचर है। उनमें इंटेलिजेंस का जो है हमारे पास एक फैक्टर पाया जाता है। अब आपके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, इसमें आप देखें कि फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, उसमें आप जो है ना एआई का यूज करते हैं। एआई में यूज में क्या होता है कि आप ऐसे ना स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स को जनरेट करते हैं, आप बनाते हैं, जिससे आप जो यूजर है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक अगर आप यूज करते हैं, आप एक ना स्पेसिफिक पोस्ट को लाइक करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो जो एल्गोरिथम है ना वो समझ जाता है कि इस बंदे ने अगर इस पोस्ट को लाइक किया है तो मैं उसे इसके रिलेटेड पोस्ट मजीद दिखाऊं, ताकि ये मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मजीद रहे। तो ये एआई का कॉन्सेप्ट है कि जो कंप्यूटर है वो खुद ब खुद इतना समझदार हो चुका है कि वो आपको आपके जो है नीड के मुताबिक आपको गाइड करता जा रहा है। बाकी एआई का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे अगर आप फर्दर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, अगर किसी को शौक होगा तो वो इसे देख सकता है कि एआई का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें फर्दर इसका जो फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है। एग्जाम्पल इसमें फिफ्थ जनरेशन में क्या है, सुपर कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है जी, ये हमारी जनरेशन में है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसमें जो है एक ये मैंने टेबल, ये मतलब ये सारी समरी उसकी दी हुई है, इसे आप रीड कर सकते हैं। इसमें जो है वो शॉर्ट फॉर्म में सारा लिखा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसमें एग्जांपल्स का लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको सारी चीजें समझाएंगे ना, वही वो सारी लिखी हुई है। तो हम जो है वो अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ भी